हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी स्टार्ट किया, चैप्टर 18 ऑफ सीआरपीसी हमने स्टार्ट किया था। दिस चैप्टर डील्स विद द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल कमेंस होना है उसका क्या एक सीक्वेंस होगा, उसके कंसर्न में हम देख रहे थे। कुछ सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जैसा कि सेक्शन 225 बताता है कि सबसे पहले ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो ट्रायल का यू कैन से कमेंसमेंट होगा, जो कमेंसमेंट होगा वो कैसे होगा कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में ये ट्रायल स्टार्ट होगा, कमेंस होगा। फिर होता है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की तरफ से यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ही केस को ओपन किया जाएगा, सेक्शन 226 बताता है। और ओपन करने में क्या करना होता है, यानी कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करना चाहते हैं, और उन ग्राउंड्स को प्रूव करने के लिए कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल हैं प्रोसिक्यूशन के पास में, वो सारे वो प्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलरली इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, द सेशंस कोर्ट, वो देखेगी कि क्या ये जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं टू प्रूव द प्रोसिक्यूशन, आर दे रियली विलिंग टू फ्रेम द चार्जेस एंड टू प्रोसीड विद द ट्रायल। अगर कोर्ट के माइंड में थोड़ा सा भी ऐसा डाउट अराइज होता है कि ये sufficient grounds for prosecution नहीं है, then the court may discharge the person. The court may discharge the accused. Equital word यूज नहीं कर रहा हूं मैं, सेक्शन 227 में कोर्ट डिस्चार्ज कर रही है, चार्ज फ्रेम करने से पहले ही जो अक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा मामला नहीं बनता है, आपको यहाँ से फ्री किया जाता है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए थे 226 में, उसमें महसूस होता है कोर्ट को कि हाँ यहाँ पे कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, देन ओवर दोज ग्राउंड्स द चार्जेस विल बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कमेंस किया और अपने एविडेंसेस दिए कि कौन कौन से एविडेंसेस पे वो अपना केस प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके बाद में या तो कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिखता तो वो डिस्चार्ज कर देंगे 227 में, और अगर सफिशिएंट ग्राउंड दिखता है तो 228 में वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। एक बार जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद में सेक्शन 229 पिक्चर में आता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। जैसे ही चार्जेस फ्रेम होते हैं तो जज क्या करेगा, जज विल रीड ऑल द चार्जेस इन द ओपन कोर्ट टू द अक्यूज्ड। उसे पढ़कर सुनाई जाएंगे, जज साहब जो चार्जेस हैं उन्हें पढ़कर सुनाएंगे और जो अक्यूज है उससे पूछेंगे कि क्या आप इन चार्जेस को समझते हैं, आपके ऊपर हमने जो जो ये चार्जेस लगाए हैं ये इंडियन पीनल कोड की इन धाराओं के तहत हैं, और दूसरा कोई अगर कोई पीनल लॉ है तो उसको बताया जाएगा कि इस विधि के तहत, इस कानून के तहत ये सेक्शंस में इस बात का चार्ज आपके ऊपर लगाया है। फॉर एग्जाम्पल बताया जाएगा हमने आपके ऊपर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंगली मर्डर का चार्ज लगाया है, जिसमें आपको सजा आजीवन कारावास या फिर फांसी तक की सजा दी जा सकती है। इस तरह से पूरा उसको क्लियर किया जाएगा और फिर पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और यू डिमांड फॉर ट्रायल। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं या फिर आप विचारण की मांग करते हैं। तो ये बात फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ में पूरा कर दिया जाता है, चार्जेस फ्रेम करते ही उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। अच्छा, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सब चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा आंसर करेंगे। जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है द इंग्लिश लैंग्वेज, द सेकंड ऑप्शन इज द लैंग्वेज in which the accused is able to understand, option number 3 in the language of the court, option number D in the language of the Hindi। तो पहला ऑप्शन है इंग्लिश, सेकंड है जो अक्यूज को समझ में आए, थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है द हिंदी।
और जिन्होंने भी आंसर दिए सबने करेक्ट आंसर दिए, दैट इज जो चार्जेस फ्रेम होते हैं वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में फ्रेम होते हैं, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि चार्जेस फ्रेम करने के बाद में जज एक्यूज को चार्जेस पढ़कर सुनाए और समझाए। मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कोई साउथ इंडिया का कोई अक्यूज है और उसने यहाँ पे राजस्थान में आके दिल्ली में आके कोई ऑफेंस कमिट कर दिया और उसका ट्रायल यहीं पे चल रहा है, तो यहाँ पे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में तो चार्जेस फ्रेम किए नहीं जाएंगे, जो उस कोर्ट की लैंग्वेज है उसी में चार्जेस फ्रेम होंगे। लेकिन उसके बाद में जो अक्यूज है वो अक्यूज जिस लैंग्वेज में उन्हें समझ सके उस लैंग्वेज में उसको पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और यू डिमांड फॉर ट्रायल। अब मान लीजिए अगर जो अक्यूज था उसने गिल्टी प्लीड कर लिया तो क्या कर दिया जाएगा, उसका कन्विक्शन कर दिया जाएगा। सेक्शन 229 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, और डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस लाया जाएगा। कब ये होता है, अब ये मान लीजिए जो गिल्टी एक्सेप्ट कर लिया जो अक्यूज्ड है उसने, इसके बाद में क्या ये कंफर्म है कि जो उसको सेंटेंस दे दिया जाए यानी कि उसे सजा सुना दी जाए? नहीं। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा है कि जज अगर चाहे तो जब गिल्टी प्लीड किया गया है तो वो सजा सुना भी सकते हैं, और अगर वो चाहें तो सजा नहीं भी सुना सकते हैं, वो अपने बेसिस पे भी ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। उनको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये गिल्टी प्लीड कर रहा है लेकिन हम ट्रायल कंडक्ट करना चाहते हैं, तो जज के डिस्क्रिशन पे है कि वो उसको कन्विक्ट करें या ना करें। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इज कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 229 में ये बात लिखी हुई है। अब मान लीजिए अगर उसको गिल्टी कन्विक्ट कर दिया जब तो सेंटेंस बता देंगे, लेकिन अगर उसको कन्विक्ट नहीं किया गया तो सेक्शन 230 में क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन को एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी, किस डेट पर वो अपने एविडेंसेस को, अपने विटनेस को बुलाकर और एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 230 में ऐसा किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, या तो जो अक्यूज है वो गिल्टी प्लीड करने से रिफ्यूज कर देता है, पहला वर्ड, या तो उसने गिल्टी प्लीड करने से रिफ्यूज कर दिया, या फिर वो जो अक्यूज था उसने ट्रायल की डिमांड कर ली। ठीक है, सेकंड सिचुएशन, पहला कि उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो डेट ऑफ एविडेंस, डेट फिक्स की जाएगी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रेजेंट इट्स एविडेंस, या फिर उसने बोल दिया नहीं आई डिमांड फॉर ट्रायल, तब भी डेट फॉर प्रेजेंटिंग द एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन फिक्स की जाएगी। और या फिर जो जज थे उन्होंने उसका 229 में कन्विक्शन नहीं किया, उसने गिल्टी प्लीड किया था फिर भी उन्होंने 229 में कन्विक्शन नहीं किया, तब भी सेक्शन 230 के अकॉर्डिंगली डेट फॉर प्रेजेंटिंग द एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन फिक्स की जाएगी। और ऐसी डेट पर जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेसेस को कॉल करेंगे और बुलाकर क्या करेंगे, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा। इसके बाद में आता है सेक्शन 231 एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑन द डेट सो फिक्स्ड, जो भी डेट फिक्स की गई है, कब फिक्स की डेट हमने सेक्शन 230 में, तो जो भी डेट फिक्स की गई है उस डेट पर जज शैल प्रोसीड टू टेक all such evidence as may be produced in the support of the prosecution, and the judge may in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred। क्या लिखा है वर्ड, कि अगर जज को लगता है तो वो अपने डिस्क्रिशन पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डेफर्ड कर सकता है। कब तक के लिए, जब तक कि ऑल द विटनेसेस, जब तक कि जितने विटनेसेस आए उन सबका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि हो सपोज मान लीजिए 5 विटनेस है, तो प्रोसिक्यूशन एक विटनेस से एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, फिर जो डिफेंस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, फिर सेकंड विटनेस से एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसका क्रॉस, ऐसे करने के बजाय क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक काम करो, जितने 5 विटनेस आपने बुलाए इन सबका एक साथ एग्जामिनेशन चीफ कर दो और फिर सबको एक साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करवा देंगे। इस तरह का प्रोविजन भी दे रखा है 231 में। उसके बाद में सेक्शन 232 पिक्चर में आता है। मैं वापस से आपको कहूंगा 232 के साथ में सेक्शन 227 को आप याद रखना। सेक्शन 227 क्या बता रहा था, सेक्शन 227 बता रहा था डिस्चार्ज के बारे में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले ही डिस्चार्ज कर देने के बारे में। और सेक्शन 232 बता रहा है एक्विटल के बारे में। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो एक्विटल क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस प्रेजेंट किए और जज साहब को उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा ग्राउंड नजर नहीं आया कि यहाँ पे कोई इनके ऊपर जुर्म साबित हो पा रहा है। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जो क्रिमिनल केस होता है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चलता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव द केस
or to prove the guilt of the accused lies over the prosecution. ये ऑफेंस जो अक्यूज्ड है उसने किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? ये प्रोसिक्यूशन पे है. प्रोसिक्यूशन हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी डाउट. बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं बचना चाहिए, इतने एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी है. जबकि डिफेंडेंट को क्या करना है? जो अपना अक्यूज है, अक्यूज के वकील को क्या करना है? अक्यूज के वकील को एक छोटा सा डाउट डाल देना है कि ये जो इन्होंने एविडेंसेस प्रेजेंट किए ना, इसमें ये एक छोटा सा डाउट लो. बस इतने छोटा सा डाउट एक डाल देना इतना सफिशिएंट है डिफेंस के लिए. तो अदरवाइज जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मेनली प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है. और यही एक रीजन है, आप लोग महसूस करेंगे, आप लोग नोटिस करेंगे कि हमारे इंडियन जुडिशरी में कन्विक्शन बहुत कम होते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डाउट. बहुत बार जो अक्यूज्ड हैं वो छूट जाते हैं बिकॉज इतने सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिल पाते कि प्रोसिक्यूशन उस केस को प्रूव कर पाए. तो ये चीज ध्यान रखने की है कि एक्विटल किया जा सकेगा सेक्शन 232 में अगर एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो एग्जामिन किए गए हैं वो इनसफिशिएंट नजर आते हैं ना. इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन, तो एविडेंस भी सुन लिए, जो अक्यूज था उसका भी एग्जामिनेशन कर लिया और प्रोसिक्यूशन की दलीलें भी सुन ली एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, और डिफेंस को भी सुन लिया. द जज कंसिडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस, और जज साहब को लगा कि यहाँ पे कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है दैट द अक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस, क्या अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया इस बात का. तो फिर जज साहब क्या करेंगे? द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर फॉर द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, उसके एक्विटल का ऑर्डर रिकॉर्ड कर देंगे. यहाँ तक हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो एक रिवीजन मैंने आपको कराया पहले, तो क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक आया था जैसे एक दिन का, तो मे बी पॉसिबल आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा होगा और कुछ ने नहीं भी पढ़ा, तो एक रिवीजन भी हो गया. क्या बात है, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्या इशू लिख रहे हैं बताइए. तो अब मैं अपनी आज की क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूं. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 233 से, एंटरिंग अपॉन द डिफेंस. क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, आपने देखा हम सब प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे थे. इवन अभी तक क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं करने दिया था डिफेंडेंट के वकील को, यानी कि अक्यूज के वकील को. अब सेक्शन 233 से पिक्चर में आ रहा है एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, कि अगर डिफेंस किया जाना है तो उसकी शुरुआत की जानी चाहिए. देखिए क्या लिखा है. वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड, where the accused is not acquitted under section 232, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. तो अगर उसको एक्विट नहीं किया गया तो उसको कहेंगे कि भाई अब आपको अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका दिया जा रहा है, और आप अपने फेवर में, आप अपने सपोर्ट में जो भी साक्ष्य, जो भी एविडेंस आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाता है. ठीक है. अच्छा, ये बाद में क्यों दिया जा रहा है? अब इस बात को समझो आप. पहले प्रोसिक्यूशन अपने सारे पत्ते खोल दिए, उसने बता दिया देखिए मैं इस बेसिस पे अपना केस प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास में एविडेंसेस हैं, सारे पत्ते प्रोसिक्यूशन ने खोल दिए. अब डिफेंस क्या करेगा? अब डिफेंस उनका रिप्लाई देगा कि इन्होंने ये वाला मेरे ऊपर इल्जाम लगा, और ये जो इन्होंने विटनेस बुलाया, ये विटनेस इस तरह से झूठा है, ये विटनेस ये बात झूठ बोल रहा है. तो डिफेंस को क्या है, नेक्स्ट सेकंड मौका दिया जाता है. सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से सारी चीजें प्रेजेंट करवा दी जाती है जिससे कि डिफेंस प्रॉपर तरीके से अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके, द अक्यूज्ड का जो वकील है वो प्रॉपर तरीके से अपना डिफेंस तैयार कर सके. इसके लिए तो सबसे पहले तो उसको कहा जाए कि क्या प्रेजेंट करें. फिर आता है इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट, अक्यूज्ड ने अगर कोई रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है तो उसको भी रिकॉर्ड में लिया जाएगा. फिर आता है इफ द अक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ प्रोसेस. इशू ऑफ प्रोसेस किस चीज के लिए? भाई किसी विटनेस को कॉल करने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, ऐसी चीजों के लिए अगर कोई इशू ऑफ प्रोसेस के लिए अप्लाई करता है अगर अक्यूज्ड, वो भी अलाउ किया जाएगा. लेकिन इसमें बस एक बात कंसिडर की जाएगी, कहीं अक्यूज्ड या फिर डिफेंस का ऑब्जेक्ट फॉर इन इशूइंग द प्रोसेस वेक्सेशन और डिले ऑफ द प्रोसेस तो नहीं है. द पर्पस शुड नॉट बी वेक्सेशन और डिले ऑफ द ट्रायल. एंड्स ऑफ जस्टिस को डिले करना, वेक्सेशन करना, यानी कि जबरदस्ती लिंगर ऑन करना चीजों को, वो वाला तो कहीं नहीं है. ये चीज एक बार देखी जाएगी, और अगर लगता है कि नहीं बिल्कुल जेन्युइन है चीजें, तो फिर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए वो इशू ऑफ प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, या किसी विटनेस को कॉल करने के लिए वो इशू ऑफ प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, वो ऐसा किया जाएगा. इसके बाद में
आती है बात सेक्शन 234 में आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स एस्टेब्लिश होंगे व्हेन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इफ एनी, अगर कोई है तो उनका एग्जामिनेशन फॉर द डिफेंस इज कंप्लीटेड। डिफेंस की तरफ से अगर कोई विटनेस आए हैं तो सबसे पहले तो उनका एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तब द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप का मतलब है फाइनल अपना सबमिशन। सो द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड अक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। तो जो एक सबसे पहले क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन अपने सारे जो भी एविडेंसेस थे, जो भी विटनेसेस थे, उन सबको प्रेजेंट कर दिया, उनका एग्जामिनेशन चीफ कर लिया, सब हो गया। जज साहब को लगा कि एक्विट करना है तो एक्विट कर दिया। अगर जज साहब ने एक्विट नहीं किया तो अब हमने चांस दे दिया था 233 में किसको, अक्यूज को, कि भी आप अपना डिफेंस प्रेजेंट कर दीजिए। डिफेंस जब प्रेजेंट हो गया तो डिफेंस में हो सकता है उसने किसी नए विटनेस वगैरह को अगर बुलाया हो, तो 234 में क्या होगा, 234 में सबसे पहले तो जो अक्यूज की तरफ से जो विटनेसेस है उनका एग्जामिनेशन हो जाए, और वो हो जाने के बाद में प्रोसिक्यूटर जो है वो अपना फाइनल सबमिशन प्रेजेंट करेंगे, और उस फाइनल सबमिशन के रिप्लाई में आंसर देंगे कौन, प्रोसिक्यूशन के जो एडवोकेट हैं, जो डिफेंस के लॉयर हैं, वो अपना रिप्लाई देंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ, क्या वर्ड लिखा है, एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड। पॉइंट ऑफ फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होने में कोई पॉइंट ऑफ लॉ अराइज हो गया है, एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर, द प्रोसिक्यूशन में with the permission of the judge make his submission with regard to such point of law। अगर कोई नया ऐसा point of law arise हो गया कि नहीं ये तो केस beyond out of jurisdiction है, या कोई भी ऐसा point of law अगर कोई arise हो गया, not about the point of fact but कोई point of law arise हो गया है, तो ऐसा point arise हुआ है तो फिर prosecution एक नए तरीके, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का चांस खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हैं ये बात, परमिशन ऑफ द जज क्यों लिखा गया है, ये परमिशन ऑफ द जज इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम सेक्शन 232 के पहले ही खत्म हो गया। 232 से पहले प्रोसिक्यूशन ने जितना भी अपने एविडेंस, अपने विटनेस सब प्रेजेंट करने कराने थे, काम खत्म हो चुका उनका। इसलिए अब अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि एक नया पॉइंट ऑफ लॉ अराइज हो गया है, ऐसी सिचुएशन में वो विद द परमिशन ऑफ द जज अब उस पॉइंट ऑफ लॉ के रिगार्डिंग अपना सबमिशन दे सकेंगे कि इस चीज को हम कैसे खंडन कर रहे हैं। देन आता है सेक्शन 235 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। अब क्या हुआ, फाइनल आर्ग्यूमेंट भी जब सुन लिया 234 का फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में अब आता है फाइनल जजमेंट विच विल रिजल्ट इन आइदर एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड और with the conviction of the accused. After hearing arguments and the points of law, if any, the judge shall give a judgment in the case. If the accused is convicted, judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of section 360, hear the accused on the caution of sentence. Caution of sentence का मतलब है उसको conviction तो कर दिया कि हाँ भाई ये जो सारे facts मेरे सामने आए इसके accordingly मैं आपको कन्विक्ट करता हूं अंडर दिस चार्ज, आपको दोषी माना जाता है। अब दोषी माने जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको सजा सुना दी। सजा सुनाने में तो सपोज हमने उनको जिस ऑफेंस के लिए दोषी माना और उसके लिए आईपीसी में लिखा है द पनिशमेंट शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 7 years। अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा है, विच मे एक्सटेंड टू 7 years, तो अब क्या ऐसा जरूरी है कि 7 years का ही इम्प्रिजनमेंट दिया जाए? हो सकता है उसको 3 years का दें, 4 years का दें, 5 years का दें, मैक्सिमम लिमिट दिया ना 7 years तो। और आइदर डिस्क्रिप्शन लिखा है, आइदर डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या मतलब है, आइदर डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब है सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और कुछ सेक्शंस में तो ऐसा तक लिख रखा है मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। तो और विद फाइन मतलब जज साहब ने कहा कि आपको कन्विक्ट किया जा रहा है लेकिन मैं आपको सिर्फ फाइन लगा के छोड़ना चाहता हूँ, तो सेंटेंस में तो सारी चीजें आती हैं। तो अभी कन्विक्शन प्रूव हुआ है, अभी सेंटेंस नहीं सुनाया जा रहा है, तो सेंटेंस के लिए क्या किया जाएगा, फिर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के लिए फिर से अक्यूज्ड को सुना जाएगा कि भाई आपको क्या हम सेंटेंस दें। अच्छा एक सिचुएशन और आती है, क्या कोई प्रीवियस कन्विक्शन था क्या? अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन था तो उसके हिसाब से जो सेंटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, पनिशमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आज ही हमने पढ़ा था आईपीसी में, आज ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल वाला मैटर होता है, सेक्शन 192 193 वो वाले अगर होते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर रिपीटेड ऑफेंडर है उसका कन्विक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सेक्शन 168 का हमने पढ़ा था, 168 में के साथ में हमने
क्या पढ़ा था, सेक्शन 190 एंड 191, उसमें भी यही बात आ रही थी कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस रिपीटेड नेचर में कर रहा है, प्रीवियस कन्विक्शन अगर हो चुका है, तो उसका जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। तो वो सारी चीजें कंसिडर करने के लिए क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे अभी अक्यूज को दोबारा से हियरिंग का मौका दिया जाएगा। तो अभी क्या है, एंड देन पास द सेंटेंस ऑन हिज अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसके बाद में फिर उसको सेंटेंस पास किया जाएगा। तो सेक्शन 235 में तो सिर्फ एक्विटल और कन्विक्शन के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है, सेंटेंस नहीं सुनाया जा रहा है। सेंटेंस कहाँ पे आएगा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 360 को कंसिडरेशन में लेते हुए फिर सेंटेंस दिया जाएगा, पनिशमेंट वगैरह जो भी देना है उस हिसाब से, या फाइन लगा के छोड़ना है। सेक्शन 236 आता है प्रीवियस कन्विक्शन। ये बात मैंने अभी बोल दिया था, अगर कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है पर्सन का, ये सेकंड टाइम हो रहा है, सेम ऑफेंस हो रहा है या डिफरेंट ऑफेंस भी है, तो उन चीजों को तो स्पेशली कंसिडरेशन में लिया जाता है कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो रिपीटेड ऑफेंडर है, ये आदतन अपराधी है, इस तरह की बातों को। इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड under the provisions of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may 211 याद है आप लोगों को किससे डील करता है? सेक्शन 211 में हमने चार्जेस के इंग्रेडिएंट्स बताए थे। जब चार्जेस फ्रेम करे जाने हो अक्यूज के ऊपर, तो उन चार्जेस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन से पर्टिकुलर्स उसमें होने चाहिए। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, वो भी सेक्शन 211 में पढ़ा था हमने, तो 211 वो था। और वहां पे हमने प्रीवियस कन्विक्शन वाली बात को भी उसमें लिखा था। टोटल 7 पॉइंट्स थे वहां पे, अगर आपको याद हो तो एक बार देखना उसको। तो अगर 211 का जो 7 पॉइंट है कि प्रीवियस कन्विक्शन वाली चीज, वो अगर उसमें है या नहीं है, उस हिसाब से ऐसे में द जज में after he has convicted the said accused under section 229 or section 235 take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record the finding thereon। तो जो previous conviction है ना, उसके ऊपर भी जो evidences वगैरह है कि इसका previous conviction, मान लीजिए उसने 211 में एक्सेप्ट ही कर लिया था कि हाँ मेरा previous conviction हुआ है, तो बात खत्म होगी। लेकिन मान लीजिए वहां उसने डिनाई कर दिया था, अब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि साहब इसका तो पहले भी कन्विक्शन हो चुका है, ये तो पहले भी जेल जा चुका है इसी ऑफेंस के लिए। तो ऐसे में फिर क्या, उसके फिर कहेंगे चलो बताओ एविडेंस दो, प्रूव करो कि ये जेल गया था, इसका कोई ना कोई आपके पास में प्रूफ तो होगा, पहले के कन्विक्शन का, पहले के इसके ट्रायल का, या कुछ भी ऐसी चीजें। तो उसके हिसाब से उसके डिमांड किया जाएगा, और अगर वो प्रूव हो जाता है तो उन चीजों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड out by the judge, nor shall be accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless, तो ना तो इस चार्ज को पढ़ा जाएगा, ना जो अक्यूज है वो इस चीज की डिमांड करेगा, ना ही प्रोसिक्यूशन इसके बारे में कोई एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करने का उसको जो इधर डिफेंस उनको मौका दिया जाएगा, unless and until the accused has been convicted under section 229 and 235। तो अगर मान लीजिए जो अक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन ही नहीं हुआ, कन्विक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कोई एविडेंस वगैरह थोड़ी ना डिमांड की जाएंगे। प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में एविडेंसेस वगैरह प्रेजेंट करवाना करना तो तभी होगा ना जब उसका अभी कन्विक्शन हुआ है। मान लीजिए अभी उसको एक्विट कर दिया, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन में क्या, अगर उसको मान लीजिए एक्विटल ही हो गया उसका पर्सन का, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। 232 में अगर एक्विटल हो गया था तो जरूरत ही नहीं था कि उसको है ना अपन प्रीवियस कन्विक्शन को पिक्चर में ले। प्रीवियस कन्विक्शन की जरूरत तो तब पड़ रही है या तो उसको 229 में या फिर 235 में उसको हमने कन्विक्ट किया है, तब जरूरत पड़ रही है। 229 में क्या था याद है? 229 में था कन्विक्शन ऑन प्लीडिंग गिल्टी, जब पर्सन ने गिल्टी प्लीड कर लिया तब उसका कन्विक्शन ऑर्डर था, वो 229 में हुआ। और 235 में फाइनल आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद में कन्विक्शन हुआ। तो कन्विक्शन अगर होता है तो प्रीवियस कन्विक्शन को पिक्चर में लिया जाएगा, अगर अभी वाला कन्विक्शन नहीं हुआ तो प्रीवियस कन्विक्शन को पिक्चर में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लिखा है इसके प्रोवाइजो में। फिर आता है सेक्शन 237, टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, खैर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं जितना भी कवर हो जाएगा, कोशिश ये रहेगी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। सेक्शन 237 आता है, क्या बताता है? प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2). सेक्शन 199(2) आई होप आप लोगों को याद होगा, डिफामेशन प्रोसीडिंग से रिलेट करता है। और डिफामेशन में भी पर्टिकुलरली ऐसे पर्सन, सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 की बात हो रही है, अगर डिफामेशन का चार्ज प्रेसिडेंट पर, गवर्नर पर, किसी मिनिस्टर पर
किसी मतलब ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज भी हाई प्रोफाइल वाले, उनके ऊपर अगर कोई डिफामेशन के चार्ज लगा है तो उससे डील करता था सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। तो उसको आप एक बार देखिएगा। तो बात ये आ रही है कि प्रोसीजर क्या रहेगा ऐसे केसेस में जहां पे केस सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 में अगर फाइल हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है तब सो अ कोर्ट ऑफ सेशन taking cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of, हाँ जी कौन सा वाला लिख रहा है ये, for the trial of warrant cases instituted otherwise other than on the police report before the court of magistrate। तो वारंट केसेस की तरह उसका ट्रायल चलेगा। इसके लिए भी खैर यही लिखा था, इनके लिए बात पहले हमने पढ़ा था। Rather provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded otherwise directs, be examined as a witness for the prosecution। क्या लिखता है ये, जिसके अगेंस्ट में ऐसा ऑफेंस आया है या अलेज मतलब उसके ऊपर जो एलिगेशन लगा है, तो वो कोर्ट उसका खुद ही ट्रायल नहीं कर रही हो, जिस कोर्ट ने उसके ऊपर लगाया है ऐसा कोई ऑफेंस, तो वो खुद ही उसका ट्रायल ना कर रहे हो, तो वो एक प्रोवाइजो दे दिया। फिर आता है एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये वर्ड इन कैमरा का क्या मीनिंग है? चैट बॉक्स में अगर कोई भी एक पर्सन, what does in camera mean? If either party thereto so desires, if the court thinks fit so to do। हाँ जी, कोई किसी के माइंड में भी किसी ने वर्ड सुना हो ये इन कैमरा? नहीं ध्यान है किसी को भी? द वर्ड इन कैमरा स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ट्रायल, यानी कि ओपन कोर्ट में ना करके एक बंद कमरे में जहां पे सिर्फ जज साहब होंगे और जो अक्यूज का वकील है वो होगा, और जो जो अपने प्रोसिक्यूशन है का वकील है वो होगा, और जो है अक्यूज है वो खुद होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। टोटली 4 लोग होंगे और वहां पे ट्रायल चलेगा बंद कमरे में। जब प्रोसीडिंग हियरिंग होती है तो उसको इन कैमरा बोलते हैं। तब क्या है कि बहुत हाई प्रोफाइल लोगों का, अगर जैसे मैंने बताया सेक्शन 199(2) में कौन है, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, अब उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो उनका ऐसे ओपन कोर्ट में को तो बहुत बदनामी होती है। बाद में मालूम पड़ी है एक्विट भी हो गया, अगर वो तो एक्विट भी हो गए तो जब तक चलेगा ट्रायल तब तक तो बहुत उनका जो है अपमान होएगा, बहुत उनके लिए गुडविल खराब करने वाली बात होगी। तो इन कैमरा करवा सकते हैं ऐसे ट्रायल को। इफ in such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order discharge or acquit। तो देखिए डिस्चार्ज कब होता है? डिस्चार्ज होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले, और एक्विटल कब होता है? एक्विटल होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बाद में। ठीक है, तो अब मैं खैर अपनी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इस सेक्शन 237 को हम कल दोबारा से एक बार ले लेंगे बली से, बिकॉज फाइनल नोटिफिकेशन टाइम आउट का आ चुका है। सो आई जस्ट हैव टू स्टॉप दिस क्लास हियर ओनली। 10:06 टाइम भी आज जल्दी निकल गया। खैर चलिए, तो आप लोग इसको दोबारा से एक बार रीड करना, और अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में।